हेलो फ्रेंड्स, विस्पर ऑफ वेलनेस द होम्योपैथिक पॉडकास्ट सीरीज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी होम्योपैथिक फ्रेंड डॉक्टर शिल्पा तांबेकर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो हर आम और खास की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। स्ट्रेस एक ऐसी प्रॉब्लम, एक ऐसा शब्द जिसका उपयोग हर कोई कर रहा है और आज की भागदौड़ भरी लाइफ में शायद ही कोई ऐसा हो जो किसी न किसी परेशानी या किसी न किसी तनाव से गुजर ना रहा हो। पर अक्सर हमें इसका एहसास तब होता है जब ये स्ट्रेस आगे जाकर हमारे मन को ही नहीं, हमारे शरीर को भी बीमार करने लगता है और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमारियों का घर बन जाता है, जैसे कि डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन और भी बहुत कुछ। इवन हार्ट अटैक तक के इस स्ट्रेस के कारण हो सकता है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक ऐसे होम्योपैथिक एक्सपर्ट जो न केवल स्ट्रेस डिसऑर्डर्स पर काम कर रहे हैं, बल्कि वो एचएचएफ के कोर कमिटी मेंबर और साथ ही साथ एक नेशनल लेवल स्पीकर भी हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर कमलेश सूर्यवंशी सर फ्रॉम मुंबई। वेलकम सर, वेलकम टू आवर चैनल। Yeah, thank you, Dr. Shilpa, for inviting me or given me such a nice opportunity to share my views about today's topic. सर, आजकल एक शब्द जो है, जो कि हर किसी की जुबान पर होता है, मतलब लाइफ में वो चीज हो अथवा ना हो, लेकिन ये शब्द जो है सभी यूज करते हैं, चाहे कोई आम हो चाहे खास हो। और बहुत बार ऐसा होता है कि ये शब्द जो है हमारी हेल्थ को, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट करता है, लेकिन हमने देखा कि कुछ कंडीशंस में ये जो है हमारे लिए मोटिवेशन का कारण भी बनता है, हमारी सक्सेस का कारण भी बनता है। तो ये जो शब्द स्ट्रेस है, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं कि पॉजिटिव स्ट्रेस कौन सा है और नेगेटिव स्ट्रेस कौन सा है? बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि फॉरेन में स्ट्रेस शब्द का उच्चार भी यानी वहाँ बैन है। आप छोटे बच्चे को भी स्ट्रेस नहीं दे सकते, ये शब्द उच्चारा नहीं जा सकता। लेकिन इंडिया में स्ट्रेस बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन जो आपका सवाल है, इसमें से पॉजिटिव कौन सा है और इसमें से निगेटिव कौन सा है, तो एक्चुअली स्ट्रेस की डेफिनेशन ऐसी है कि अगर कोई चैलेंज आ जाए या कोई ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन है, उसमें आप जो रिस्पॉन्स देते हैं तो उस स्टेट को स्ट्रेस कहते हैं। फिर वो डिफिकल्ट सिचुएशन या चैलेंज कुछ भी हो या चेंज ऑफ सिचुएशन हो, तो उसको फेस करने की जो आप रिएक्शन करते हैं, उस स्टेट को हम स्ट्रेस कहते हैं। अब पॉजिटिव, अब ये हर टाइम निगेटिव नहीं होता। जो पॉजिटिव स्ट्रेस जिसे हम कहते हैं उसे यू स्ट्रेस भी कहते हैं। अभी ये यू स्ट्रेस क्या होता है? फॉर एग्जांपल कि ये यू स्ट्रेस हमें किसी चीज को करने में मोटिवेट करता है। yes. उसमें फोकस करता है कि भाई आपको ये चीज करना है, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इसके लिए ये आपको प्रवृत्त करते रहता है। अगर हमें ये यू स्ट्रेस नहीं हो तो फिर हम लेजी बन सकते हैं, हमें कुछ करने का मोटिवेशन ही नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए जो यू स्ट्रेस है वो एक्चुअली हमारे बेटरमेंट के लिए अच्छा होता है। लेकिन ऐसी चीज़ें हमारे सामने बहुत बार आ जाती है कि वो जो स्ट्रेस है वो हमें झेला नहीं जा सकता। यानी फॉर एग्जांपल वो मेंटल लेवल पे इतना हो जाता है कि मेंटली हम उसको झेल नहीं पाते। फिर वो मेंटल लेवल के कुछ अलग अलग सिम्टम्स उसमें दिखने लगते हैं। और वो मेंटल लेवल का जो स्ट्रेस है, अगर वो वहाँ मेंटल लेवल तक ही सीमित ना रहा और वो फिर बाद में कुछ हावी हो गया, तो उसके दुष्परिणाम हमारे शरीर के ऊपर भी दिखने लगते हैं। और फिर हमारे जो फिजिकल सिम्टम्स है, यानी शारीरिक जो लक्षण है, वो हमें दिखने लगते हैं। तो वो जो स्ट्रेस होता है उसे डिस्ट्रेस कहते हैं। तो ये यू स्ट्रेस और डिस्ट्रेस में फर्क होता है कि जो स्ट्रेस आप झेल सकते हो, जिससे आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जिससे आप मोटिवेट होते हो, वो पॉजिटिव स्ट्रेस है, दैट इज यू स्ट्रेस। जो स्ट्रेस आप झेल नहीं पाते और जिसकी वजह से आप मेंटली एंड और एज वेल एज फिजिकली सफर होते हो, उसे आप डिस्ट्रेस कहते हैं। ओके, तो मतलब सर ये दो तरह के होते हैं, जैसे आपने बताया, एक यू स्ट्रेस और एक डी स्ट्रेस। और दोनों में फर्क ये है कि एक हमें मोटिवेट करता है और दूसरे की वजह से हम जो है फिजिकली और मेंटली जो है हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं या हमारी हेल्थ जो है डिटेरियोरेट होती है, इसी तरह से। राइट। यस सर, जैसे कि आप होम्योपैथ हैं तो आपके पास ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आते होंगे जो इस वर्ड का यूज करते होंगे,
तो आपने जैसे अपने पर्सनल प्रैक्टिस में या अनुभव में किस तरह के स्ट्रेस को सबसे ज्यादा जो है कॉमनली पाया है, जिससे आज के टाइम में जो है लोग सफर कर रहे हैं? एक्चुअली स्ट्रेस बहुत प्रकार के होते हैं। आप रिलेशन वाला स्ट्रेस भी कह सकते हैं, यानी मियाँ बीवी में जो झगड़ा होता है या घर के सदस्य में जो अनबन होती है, उसकी वजह से कभी-कभी जो घर का प्रमुख यानी मुखिया आदमी है, उसके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है, या मुखिया नहीं है लेकिन किसी एक को टारगेट किया गया है, तो उसको भी स्ट्रेस आ सकता है। तो ये फैमिली रिलेशंस में जो स्ट्रेस आता है, वो हमारे प्रैक्टिस में हम ज़्यादातर उसके केसेस देखते हैं। दूसरा जो स्ट्रेस बहुत ही कॉमन है, वो वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। उदाहरण के तौर पर कि आजकल सरकारी कंपनी हो या समझो कॉर्पोरेट कंपनीज हो, उसमें एक टारगेट दिया जाता है कि यस। आपको ये टाइम में ये टारगेट कंप्लीट करना है या आपको इतने कस्टमर लाने हैं। तो वो जो टारगेट होता है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है, तो वो भी हमारे मानसिक और शारीरिक जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। वैसे ही अगर आप किस कंपनी में समझो काम कर रहे हैं और वहाँ का बॉस आपको तंग कर रहा है, या बाकी के जो कलीग है वो आपको तंग कर रहे हैं या आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो भी आपको वहाँ स्ट्रेस आ सकता है। तो ये वर्क रिलेटेड स्ट्रेस है। तीसरा एक होता है, एक फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है। अगर समझो अभी मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, तो मुंबई शहर में घर लेना या कि कोई भी जगह लेना इतनी आसानी से कोई आसान। ले नहीं सकता। तो वो यस। यहाँ की कीमतें बहुत ज़्यादा है। तो मुझे घर लेना है, तो मेरे पास उतने पैसे नहीं है, तो मुझे बैंक का लोन निकालना ही पड़ेगा। तो ये जो लोन का स्ट्रेस होता है, फिर मेरे जो बच्चे हैं, उनके एजुकेशन का जो स्ट्रेस होता है, मुझे घर चलाना है, उसका जो स्ट्रेस होता है, मुझे भविष्य में जो पैसे जमा करने हैं, तो उसकी एसआईपी ठीक से जानी चाहिए, मुझे एलआईसी का बराबर से वो सब जो ईएमआई है, वो ठीक से जाना चाहिए। ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, ये बहुत बड़ा होता है और उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को इस मानसिक और शारीरिक लक्षणों से गुजरना पड़ता है। तीसरा एक स्ट्रेस होता है, वो अक्यूट इमरजेंसी वाला स्ट्रेस होता है। फिर वो फाइनेंशियल भी हो सकता है या शारीरिक भी हो सकता है। उदाहरण के तौर पर समझो मैं मेरा एक 2 लाख रुपया एक आमदनी है, ओके? और वो 2 लाख फिक्स है, यानी मेरे बच्चों के स्कूल के लिए इतनी फीस हर महीने जाती है, क्लास के लिए इतनी जाती है और मेरे घर का खर्चा इतना है, मेरे यहाँ-यहाँ का खर्चा इतना है, मेरे क्लिनिक का खर्चा इतना है। वो सब 2 लाख रुपया में वो मैंने परफेक्ट बिठाया है। अगर घर में कोई अक्यूट इमरजेंसी आ जाए, जिसके लिए पैसे खर्च हो जाए, तो यहाँ का जो खर्चा है ना, वो डिस्टर्बेंस हो जाता है। ये मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये एक अक्यूट इमरजेंसी कभी-कभी स्ट्रेस क्रिएट कर देती है। अब मैं क्या करूँ? अगर मैंने ये मेरे जो बैंक का कार्ड है, जो क्रेडिट कार्ड है, उसके पैसे ठीक से उस वक़्त पे नहीं भरे तो, या मेरे एसआईपी ठीक से नहीं गई तो वो जो स्ट्रेस होता है ना, वो भी भयंकर होता है। तीसरा एक होता है, वो हेल्थ रिलेटेड स्ट्रेस होता है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैं मेरे घर के मेरे ऊपर जो डिपेंड लोग हैं, तो फिर उनकी परवरिश मैं कैसे कर सकूँगा? तो ये एक स्ट्रेस होता है और मेरे हेल्थ के लिए बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है। वैसे ही अगर घर का कोई सदस्य बीमार पड़ जाए और उसके लिए कुछ ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, वो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस हो गया, प्लस उस सदस्य के बारे में जो मैं मानसिक डिस्टर्ब हो जाता हूँ, इमोशनल डिस्टर्ब हो जाता हूँ, वो भी एक स्ट्रेस में मुझ पे आ जाता है। तो उसके वजह से भी मेंटली और फिज़िकली सफ़र होता है। वैसे ही मैं मुंबई शहर में रहता हूँ, तो आजकल बहुत सारे पार्ट में बहुत सारे ट्रैफिक जाम होती है। तो ये ट्रैफिक का भी एक स्ट्रेस है कि मैं वक़्त पे मेरे क्लिनिक में पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा। नहीं क्लिनिक पहुंचूंगा। से घर पे मैं जल्दी पहुँचूँगा या नहीं पहुँचूँगा। अगर नहीं पहुँचूँगा तो फिर बीवी क्या कहेगी, बच्चे क्या कहेंगे, फैमिली वाले मेरी राह देखते हैं, या आज बर्थडे है तो मुझे जल्दी पहुँचना है, लेकिन इस ट्रैफिक में मैं फँस चुका हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो ये रोज़ की प्रॉब्लम है, ये एक दिन की प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं समझो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, तो भाई ट्रेन खाली मिलेगी, नहीं मिलेगी, फिर लोगों को अंदर गाली देते हुए मुझे अंदर जाना है, फिर अंदर बहुत सारी कुछ चीज़ें मुझे झेलनी है, फिर वहाँ से बाहर निकलना है, फिर क्लिनिक पहुँचना है। ये सब जो स्ट्रेस है, हमें ऐसे लगता है कि ये रोज़ की ज़िंदगी है, लेकिन उसका जो स्ट्रेस है, वो धीरे-धीरे जमने लगता है और फिर वो डिज़ीज़ में एक मैनिफेस्टेशन हो जाता है और डिज़ीज़ भयंकर डिज़ीज़ में उसका रूपांतर हो जाता है।
और फिर हमें पता चलता है यार ये रोजमर्रा वाली जो जिंदगी है यही स्ट्रेस है और इसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम है। और एक स्ट्रेस आता है, वो है पोल्यूशन वाला स्ट्रेस। अब सिटी में आप देखोगे तो बहुत सारे पोल्यूशन है, नॉइज पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन भी होता है। वो जो पोल्यूशन है ना, वो भी आपके ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। और सबसे भयंकर जो स्ट्रेस होता है ना, वो हमारे नेबर का स्ट्रेस। अगर आपके नेबर अच्छे नहीं है या आप जिस बिल्डिंग में रह रहे हैं उसके सदस्य से आपकी कुछ अनबन हो गई, या समझो आपकी पार्किंग यहाँ है और बाजू वाला की जो पार्किंग है वो हमेशा आपको तंग कर रहा है, वो भी आपके लिए बहुत बड़ी स्ट्रेस होती है। तो ऐसे बहुत सारे जो स्ट्रेस है वो लेके आदमी जिंदगी जीते रहता है। इसीलिए आजकल स्ट्रेस की वजह से मेरा तो कहना है कि 90% ऑफ डिजीज इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली। जो कुछ आज चल रहा है वो स्ट्रेस की वजह से ही चल रहा है। इसीलिए ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप स्ट्रेस स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस से आप कैसे बच सकते हैं। तो ये विभिन्न तरह के स्ट्रेस है और प्रैक्टिस में हम ज़्यादा देखते हैं कि वर्क रिलेटेड स्ट्रेस और जो घर के जो स्ट्रेस है, रिलेशंस के जो स्ट्रेस है, वो उसके केसेस हम ज़्यादा देखते हैं। क्योंकि सर जैसे कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है और एक डोमेस्टिक स्ट्रेस, अगर यहाँ पर चीजें बैलेंस है तो काफी हद तक देखा है कि लोग जो है बाकी चीजों के स्ट्रेस को मैनेज कर लेते हैं, फिर आपकी हेल्थ भी बेटर रहती है। लेकिन यहाँ से अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं तो वो हर लेवल पर आपको जो है डिटेरियोरेशन दिखाई देता है। अब आदमी सबसे लड़ सकता है लेकिन घर वालों से लड़ नहीं सकता। अगर घर में कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो वो बहुत ही, यानी उसकी जो फीलिंग्स है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसके इमोशन डिस्टर्ब हो जाते हैं। यहाँ आप इमोशनली कनेक्ट होते हो ना, तो वहाँ अगर स्ट्रेस पैदा हो गया तो वो ज़्यादा आपके लिए घातक होता है। यस सर, जैसे कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ये डिस्कस किया कि किस तरह से डोमेस्टिक स्ट्रेस या वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हमारी जो भी मन की दशा है उसको अफेक्ट करता है, चाहे वो डायरेक्टली अफेक्ट करे या इनडायरेक्टली अफेक्ट करे। लेकिन धीरे धीरे ये किस तरह से हमारे शरीर को इफेक्ट करता है आगे जा करके, और इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसे डील कर सकते हैं? अभी जैसे कि मैंने कहा कि अगर मेंटली स्ट्रेस वो आप झेल नहीं पाओगे तो उसका जो ट्रांसफर है वो बॉडी पे आ जाता है। तो फिर बॉडी पे समझो बहुत ही कॉमन है आजकल लोगों को हाइपरटेंशन होता है। अगर स्ट्रेस है तो आपको बीपी की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको ये बीपी का प्रॉब्लम समझो क्रोनिक हो गया तो फिर आपके हार्ट के ऊपर उसका प्रॉब्लम आ जाएगा। फिर आपको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, हार्ट फेल्योर की प्रॉब्लम आती है, किडनी के ऊपर उसका असर होता है। यानी जिनका क्रोनिक हाइपरटेंशन मैनेज होता नहीं है उनकी किडनी डैमेज होती है। वैसे ही विजन लॉस होता है, विजन डैमेज हो जाता है, पेट की गड़बड़ी होती है, पेट में कॉन्स्टिपेशन होता है, इरिटेबल बाउल डिजीज हो जाती है, अल्सर्स आते हैं, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, डायरिया होता है, हार्ट बर्न होता है। वैसे ही मसल टेंशन्स आते हैं, मसल फटीग में जाते हैं, हेडेक होता है। मैंने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं बच्चों के कि उनको रोज स्कूल जाते हैं रोज हेडेक होता है। दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस ओनली। ये है। वैसे ही अगर आप सेक्सुअल प्रॉब्लम देखो तो लॉस ऑफ लिबिडो होता है, अराउजी होता नहीं है, इंटरेस्ट ही होता नहीं है। वैसे ही आप अगर समझो हार्ट की प्रॉब्लम देखो, जैसे मैंने, तो मोस्ट कॉमन बहुत सारे लोगों को आजकल चेस्ट पेन होता है और उससे घबराने लगते हैं कि कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो हार्ट गया। अटैक, यस। वैसे ही ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, क्योंकि आप जब इस स्ट्रेस से गुजरते रहते हो तो फिर आप कुछ अलग खाने लगते हो जो हेल्दी नहीं होता है, अनहेल्दी होता है। और उसकी वजह से फिर क्या होता है, आप में ओबेसिटी आनी चालू हो जाती है। और एक बार ओबेसिटी आ जाए फिर आप डायबिटीज के शिकार हो सकते हो और फिर आपको जॉइंट प्रॉब्लम आ सकती है। वैसे ही नींद की भी प्रॉब्लम आती है स्ट्रेस की वजह से, यानी आपकी लॉस ऑफ स्लीप होती है, आप इंसोम्निया में चले जाते हो, रेस्टलेस हो जाते हो। ये सब चीजें, ये शारीरिक जो लक्षण है वो आपको स्ट्रेस में दिखाई देते हैं। सर जैसे ओबेसिटी की आपने अभी बात की, अभी ऐसा बहुत बार होता है, मतलब मैं भी देखती हूँ अक्सर अपनी क्लिनिक में कि पेशेंट मुझे सामने से बोलते हैं, और खासकर फीमेल पेशेंट, कि जब भी वो लो फील करते हैं तो उनका जो है ज़्यादा क्रेविंग्स होती है उनको शुगरी फूड खाने की, या जो पैकेट फूड है, चिप्स वगैरह है, पेस्ट्रीज है, ये सब खाने का जो है ज़्यादा मन करता है और वो खाते हैं। मतलब
उनको वो डिजायर जो अंदर से होती है वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस में क्या होता है ना कि आपकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कंज्यूम की जाती है, मेंटली एज वेल एज फिजिकली, और फिर वो आपको कुछ स्वीट खाने की या अनहेल्दी फूड खाने की क्रेविंग्स आ जाती है। जब आपकी एनर्जी कम होती है तो आपको सिग्नल आता है कि आपको एनर्जी चाहिए, फिर ये एनर्जी आपको देनी है। तो उसका बेस्ट रूट क्या है? तो बेस्ट रूट मुझे खाना है, और फिर आप ओवर ईट कर लेते हो। और दूसरी आजकल प्रॉब्लम ये है कि आप खाते तो हो लेकिन आप उतना एक्सरसाइज नहीं करते हो, क्योंकि स्ट्रेस में क्या होता है ना, स्ट्रेस में आदमी ज़्यादा वर्कआउट करता नहीं है, ना सिंपल वॉक लेता है, उसमें कुछ करने की मोटिवेशन भी होती नहीं है, वो अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस ही नहीं कर पाता। स्ट्रेस में आदमी अकेला बैठता है, फ्रेंड से भी मिलता नहीं है, और वो अकेला रहना ही पसंद करता है। ना रिलेशंस यानी उसके जो सगे जो लोग हैं उनसे ज़्यादा वो कनेक्ट होता नहीं है, और ये जो अलोननेस है ना उसको बहुत छेड़ता है। फिर वो बैठे-बैठे करेगा क्या? सिर्फ खाएगा और सोचते रहेगा, राइट। और उसकी यस। वजह से ये ओबेसिटी का प्रॉब्लम आजकल बहुत बढ़ने लगा है। और आजकल दूसरी भी एक चीज़ है, अभी समझो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो या किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, तो वहाँ आजकल 12-12 घंटे सिटिंग का जॉब होता है। तो इसमें आप घर से आपको बाहर जल्दी निकलना है क्योंकि ट्रैफिक से आपको गुजरना है, पहुंचना है, तो बहुत बार आप टिफिन नहीं लेके जाते हो घर का। फिर ईज़ी क्या है, स्विगी है, ज़ोमैटो है, ये यस। सब आजकल बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गए हैं। तो आपने वहाँ से कुछ मँगाया, फिर दोस्त बोलते हैं कि आज अभी आजकल निकला है बिरयानी डे भी निकला है, वैसे चॉकलेट डे भी निकला है, ऐसे बहुत सारे डे हैं। तो ये लोग वैसे-वैसे कुछ-कुछ मँगाते रहते हैं। हर 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ तो वहाँ चलते रहता है। एक तो सिटिंग जॉब, नो एक्सरसाइज़, और ये क्रेविंग फॉर अनहेल्दी फूड। तो उसकी वजह से ये ओबेसिटी का प्रमाण बहुत ही दिखने लगा है। यस। यस सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन। सर अभी तक के जैसे हमने बात की स्ट्रेस के बारे में कि वो किस कारण से हो रहा है और क्यों इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम तो सभी की हो गई है, चाहे हम बच्चों में देखें, चाहे बड़ों में देखें, तो बच्चों को स्कूल का स्ट्रेस है, फ्रेंड्स का स्ट्रेस है। बड़ों में जो है आजकल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है कि रोज़गार का, एम्प्लॉयमेंट जो है बहुत कम है, लोग बेरोज़गार हैं तो उसका स्ट्रेस है और घर में स्ट्रेस है। लेकिन ये सारी चीज़ों को डील करने में हम होम्योपैथी जो है किस तरह से हेल्प कर सकती है? होम्योपैथी हुँ। कैसे जो है एक बेटर सॉल्यूशन इसके लिए दे सकती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक्चुअली स्ट्रेस, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि स्ट्रेस एक डिफिकल्ट सिचुएशन या चैलेंज आपके सामने आती है, तो हम उस स्टेट में कैसे उसको रिएक्ट करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट है। ये डिपेंड होता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। अगर आप उसको स्ट्रेस करके नहीं ले रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, तो फिर आप उससे कुछ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। उसके कुछ दुष्परिणाम आप में नहीं दिखेंगे। लेकिन हम एज़ अ इंडिविजुअल, हमें स्ट्रेस का जो रिएक्शन है, हर एक में अलग-अलग होता है। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरी माँ ने मुझे कुछ कह दिया, तो मैंने वो ज़्यादा ही बुरा मान लिया, और फिर मैं एक जगह बैठा, मैं किसी से बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं दिन भर रो रहा हूँ, तो मेरी रेमेडी अलग है। वैसे ही मेरी बीवी को मेरे माँ ने कुछ कह दिया, तो मेरी बीवी ने कहा, "अरे वो तो सासू माँ है, वो तो कहती ही रहती है, ये तो कॉमन चीज़ें हैं, ये फिज़ियोलॉजिकल है।" तो उसने वो स्ट्रेस नहीं लिया। नहीं तो है। स्ट्रेस लेने का आप कैसे लेते हो, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल बहुत ही अलग होता है। और ये जो स्ट्रेस है, ये मानसिक होता है, और मेंटल ये इमोशनल लेवल तक जो काम करती है वो दुनिया भर में एक ही सिस्टम है, वो है होम्योपैथी। क्योंकि वो होम्योपैथी उस लेवल तक जाके काम करती है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया कि मैं मेरी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, और उसने मुझे कुछ कह दिया, तो मैं बहुत फील हो गया, यार ये मेरी माँ मुझे ऐसे कैसे कह सकती है, और मैं एक जगह बैठ गया। ओके, तो जब ऐसी चीज़ों में मैं समझो किसी होम्योपैथ के पास गया, और उसको वो मैंने कहा कि डॉक्टर साहब आजकल मैं बहुत सैड रहता हूँ, मैं बहुत डिप्रेस रहता हूँ, तो वो मुझे पूछेगा कि
इसकी वजह क्या है? तो फिर मैं बोलूँगा कि मेरे माँ ने मुझे ऐसे ही कुछ कह दिया और उसकी वजह से मैं डिप्रेस हो गया। तो वो होम्योपैथ मुझे बराबर उसका सिमिलिमम देगा, उसके बाद में मुझ में बदलाव क्या आएगा, मैं सोचने लगूँगा मेरी माँ है, वो मुझे कह सकती है और वो कहती है मेरे अच्छे के लिए, मेरे सुधार के लिए। तो मुझे इतना सैड होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसने कह भी दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मेरी माँ मुझे नहीं समझाएगी, तो कोई बाजू वाली आके समझाएगी क्या? नहीं ना। ये जब मुझ में समझ आती है और ये समझ क्यों आती है? ये होम्योपैथी मुझ में समझ लाती है। तो इसीलिए होम्योपैथी इस स्ट्रेस में बहुत अच्छा काम करती है। फिर वो फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, बाजू वाला का नेबर का स्ट्रेस हो या कोई भी स्ट्रेस हो, तो वो इंडिविजुअल ट्रीटमेंट होती है होम्योपैथी में। वो इंडिविजुअलाइज्ड ट्रीटमेंट अगर आप पेशेंट को दोगे, तो ही वो स्ट्रेस से कंप्लीटली बाहर आ सकेगा। अदरवाइज़ वो बाहर नहीं आएगा। आप उसको कितना भी काउंसलिंग कीजिए या कितनी भी अलग तरह की दवाई दीजिए, उससे वो आने वाला नहीं है। मेरे पास बहुत सारे मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल है ना बहुत थकान सी होती है या बहुत सर दर्द होता है या बहुत मसल पेन होता है। तो मुझे पता चलता है कि भाई इसको है ना स्ट्रेस की कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन उसका एक इम्पोर्टेंट सेंटेंस होता है कि इसके लिए कुछ आपके यानी इसके लिए आपके पास कुछ मल्टीविटामिन वगैरह गोली है। ये मल्टीविटामिन विटामिन ये सिर्फ सपोर्टिव है। उसका जो मूल कारण है जिसके वजह से आपको स्ट्रेस है, वो जब तक आपका नष्ट नहीं होता, तब तक आप इस स्ट्रेस से मुक्त नहीं हो पाते। इसीलिए होम्योपैथी इसमें ग्रेट है। यस सर, आपने मतलब बहुत अच्छे से इसे बताया। और मैंने भी ये देखा है, जैसे अभी आपने लास्ट में बताया ना कि लोगों को स्ट्रेस की वजह से आजकल थकान जो है बहुत ज़्यादा होने लगी है। मतलब उनमें एक डलनेस रहती है और वो लेथर्जीनेस आ जाती है, कुछ काम करने का मन नहीं करता है और उन्हें लगता है कि ये जो है उनके खाने-पीने की वजह से हो रहा है, इसलिए जो है वो इतना थका-थका महसूस करते हैं, उनको पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे आपने बोला कि वो मल्टीविटामिन्स की डिमांड करते हैं। लेकिन होम्योपैथी जो है डीपर लेवल पर जाकर काम करती है और वो जो उस रीजन को आइडेंटिफाई करके जब वहां पर काम होता है, तो आप में वो एक्सेप्टेंस आ जाता है। मतलब एक अंदर से वो चीज आ जाती है कि हाँ, वो आप उससे डील कर सकते हो, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ क्रिएट करती है होम्योपैथी, वो एक्सेप्टेंस लेकर आती है कि अब इस सिचुएशन के लिए आप तैयार हो। चाहे फिर वो माँ का रिएक्शन हो, चाहे फिर बीवी ने कुछ बोला हो, या फिर बच्चों में, जैसे बच्चों में होता है कि पढ़ाई को लेकर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है, खासकर एग्जाम के टाइम पर। तो वहां पर भी होम्योपैथी जो है मैंने देखा है बहुत अच्छे से काम करती है। और इवन जो उनका माइंड जो फोकस नहीं होता, जो कंसंट्रेशन नहीं होता है, वो भी जो है होम्योपैथी से जो है उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अभी आपने बच्चों का टॉपिक छेड़ा, मैं आपको इसमें एक बात कवर करता हूँ जो आजकल मैं बहुत सारे मरीज देखता हूँ। वो है सोशल मीडिया एडिक्शन। ये यस। एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये स्ट्रेस से जुड़ा है, इसलिए मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। क्या होता है ना, आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। दो बातें होती है, एक तो पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि स्कूल जो नोट्स भेजते हैं वो मोबाइल के ऊपर भेजते हैं और फिर उनके लिए मोबाइल इम्पोर्टेंट है। तो ये नोट्स तो देखते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत अलग-अलग चीज़ें भी देखने लगते हैं। यानी रील्स देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, मुझे कितने लाइक्स मिले हैं, दूसरे को कितने लाइक्स मिले हैं, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। उसकी वजह से होता क्या है ना, बाद में जाके उनको कॉग्निटिव बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाता है, उनकी मेमोरी लॉस होने लगती है, पुअर कंसंट्रेशन होता है, रेस्टलेस होने लगते हैं ये बच्चे। और एक चीज़ बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हो रही है आजकल, वो बच्चों में भी है और अडल्ट्स में भी है। देखो दुनिया भर में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के पास आज इंटरनेट है। यस। इंडिया में 60 करोड़ लोगों के पास मोबाइल है और उनके पास व्हाट्सएप है। अगर व्हाट्सएप की बात करो तो रोज 3 करोड़ मैसेज, कम से कम एक सर्वे हुआ था 2021 में, 3 करोड़ मैसेज इंडिया में आते हैं। हर एक को 50 से 55 मैसेज मिलते हैं हर व्यक्ति को। और यस। उस व्यक्ति को लगता है कि मुझे इस मैसेज को जवाब देना है, ये मेरे लिए बंधन कारक है। अगर मैंने इसको मैसेज को जवाब नहीं दिया तो ये खुद को अपराधी समझने लगता है या उसे ऐसे लगता है कि लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे।
अभी होम्योपैथी में इसके दवा है कि फीलिंग गिल्टी या फियर ऑफ ओपिनियन ऑफ अदर्स अबाउट, ये सब इसके रूब्रिक्स है। लेकिन मैं जनरल स्तर के बात कर रहा हूँ, एक जनरल पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ कि लोग ऐसे मानने लगते हैं कि यार मैंने इसका जवाब नहीं दिया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और ये जो प्रॉब्लम होती है वो हमारे शिष्टाचार के बारे में होती है कि उनको ऐसे लगता है कि अगर उनका मैसेज है तो मुझे जवाब देना ही पड़ेगा। और इसके वजह से जो स्ट्रेस क्रिएट होता है ना, तो उसको आजकल है ना एक बहुत ही अच्छा नाम दिया है, वो है सोशल रिस्पॉन्स एंजाइटी। ये मार्क माय वर्ड, सोशल रिस्पॉन्स एंजाइटी। रिस्पॉन्स एंजाइटी। हाँ, क्योंकि सोशली मैं हूँ, उसको रिस्पॉन्स करना ही चाहिए, अगर नहीं किया तो फिर क्या। ये जो एंजाइटी होती है ना, ये बहुत लोगों में आजकल दिखाई गई है। और ये पूरा है ना, ये डिजिटल माइंड गेम है, इससे आपको मुक्ति मिलनी ही चाहिए। क्योंकि क्या है, जब आप किसी को जवाब नहीं देते या बहुत सारे मैसेज होते हैं उनको जवाब देना पड़ता है। और दूसरी बात क्या होती है कि समझो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत सारे आप ऐप खोल के बैठते हो, तो उसके वजह से आपका फ़ोन या लैपटॉप हैंग हो जाता है। वैसे ही एक साथ आप एआई को पढ़ रहे हो, किसी के जवाब को पढ़ रहे हो, वैसे ही आप कोई फ़िल्म देख रहे हो, कोई रील्स देख रहे हो, फेसबुक की किसी की पोस्ट देख रहे हो, तो एक साथ ये सब चीज़ें कर रहे हो आप, ओके? उसके साथ ही आपके ज़िंदगी में आप घर की जवाबदारी जो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसको निभा रहे हो। यानी माँ के लिए अलग भूमिका है, बेटी के लिए अलग भूमिका है, वैसे ही आपके पत्नी के लिए अलग भूमिका है, आपके ऑफिस में आपके कलीग के साथ अलग भूमिका है, वैसे ही आप रोज़ समझो ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो वहाँ जो आपके मित्र हैं, उनके साथ अलग भूमिका है। तो ये सब ऐप है, मल्टीपल ऐप है। तो ये जब सब ऐप आप खोल के बैठे हो, तो आपका दिमाग भी, आपके विचार भी कहाँ तो हैंग होने लगते हैं। और इसका जो वर्ड है आजकल की दुनिया में, वो है मेरे ख्याल से मल्टीपल वर्क फटीग, ऐसा कुछ वर्ड है, मल्टीपल वर्क फटीग। और इसकी वजह से बहुत सारे लोगों को तनाव आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है। ये मल्टीपल वर्क फटीग ही आजकल लोगों को थका रहा है। तो ये स्ट्रेस का एक प्रमुख कारण आज हो चुका है। आप 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी आप फ़ोन छोड़ नहीं सकते। इसका बेस्ट ये है कि आप इससे संन्यास ले लो। संन्यास ले लो यानी वो वाला संन्यास नहीं कि आपको इसको छोड़ ही देना है। छोड़ ही देना है। आपको ऐसे जब लगता है कि मैं इससे अब ऊब चुका हूँ, हर एक को अभी ऐसे लगता है कि है ना, मैं कहाँ 2 दिन के लिए चला जाऊँ जहाँ मोबाइल की रेंज ही नहीं आनी चाहिए। ये स्ट्रेस है। ये इससे आपको थोड़ा-सा संन्यास लेना चाहिए। आपको मैसेज आ रहे हैं तो बार-बार फ़ोन खोल के देखने की ज़रूरत नहीं है। एक टाइम फिक्स करो, मैं रात को 11 बजे जो कुछ है वो देख लूँगा और उसका आंसर कर दूँगा। जब तक आप ये मोबाइल का, डिजिटल का संन्यास नहीं लेते हो ना, तब तक आपको यहाँ से मुक्ति नहीं है। वहाँ एक बार आप ठीक हो गए, फिर बाद में आ जाओ और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मोबाइल में या लैपटॉप में देखने की, वही आप चीज़ें देख लो। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप मैसेज देखते हो तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो ऑनलाइन है, लेकिन इसने मेरा मैसेज भी पढ़ा। एक ब्लू टिक आती है ना, ये ग्रीन टिक या ब्लू टिक आती है, यस, उसको यस ऐसा सर। लगता है हाँ, इसको तो ऐसे लगा अरे इसने तो मैसेज पढ़ा लेकिन ये मुझे आंसर नहीं दे रहा है। तो आंसर वो नहीं है। एंग्जाइटी मन में रहती है। देखो कोई भी रिलेशन, यानी पुराने ज़माने में क्या होता था कि फ़ोन होता था वो गोल वाला, टिंग-टिंग वाला, राइट? तो हम काम पे चले जाते थे, रात को जब हमारे पापा आते थे और पूछते थे मम्मी को, आज किसका-किसका फ़ोन आया था? बस, और हो गया। तब फ़ोन जो थे वो तार से जुड़े हुए होते थे और हम फ्री रहते थे। लेकिन अब फ़ोन वायरलेस है और हम इस सोशल मीडिया के तार में बंधे हुए हैं। हम इसके गुलाम हो गए हैं। यस। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें इसको गुलाम बनाना चाहिए या दोस्त बनाना चाहिए, लेकिन अच्छा दोस्त जो हमें हमेशा मदद करता है। तो कोई भी रिलेशन आप, मैं जब ट्रैवलिंग करते रहता हूँ शिल्पा, तब जब मैं मेरे कार से दूसरे कार में झाँकता हूँ, तो देखता हूँ कि ड्राइवर सीट पे वो जो ड्राइवर है गाड़ी के बाजू वाला और पीछे बैठे वाले 3 दोस्त, एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे। वो चारों के हाथ में मोबाइल है, बस वो मोबाइल में मशगूल है। रिलेशंस इससे बनते नहीं हैं। अगर आपको रिश्ते अच्छे बनाने हैं, तो रिश्ते सम्मान और संवाद, ये ब्लू टिक से नहीं होते।
ये आपकी अच्छी नीयत से होते हैं और ईमानदारी से होते हैं, तभी आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। जब आप खुद मिलने जाते हो, किसी से बातें करते हो, फ़ोन पे सिर्फ़ बर्थडे का विश नहीं करते, तो आप उसको फ़ोन उठा के बात करते हो, या कोई बुके लेके मिलने जाते हो, केक लेके मिलने जाते हो, तो वहाँ जो खुशी होती है ना, उससे आपके रिश्ते बनते हैं, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है, बाकी किससे नहीं होता। और ये सब सिखाता है ना, ये होम्योपैथी सिखाता है। सर आपने बहुत बहुत ही गहराई से ये चीज़ समझाई और एक-एक चीज़ को जिस तरह से आपने ब्यूटीफुली बताया, एक्सप्लेन किया, मतलब आज की डेट में हम ये कह सकते हैं ना कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन एंड लैक ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मतलब हम अगर किसी पार्टी में भी हैं या किसी पब्लिक प्लेस पर भी हैं या घर में ही बैठे हैं, तो घर में अगर 4 लोग बैठे हैं 4 सोफे पर, तो वो सब के सब जो है मोबाइल पकड़े हुए हैं हाथ में और अपने-अपने जो है मोबाइल को स्क्रॉल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मतलब 4 लोग एक ही घर में बैठे हैं लेकिन वो आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। इवन बच्चों में, बच्चे भी जैसे हम देखते हैं कि घर में जॉइंट फैमिली है और अगर बच्चे हैं तो वो बच्चे भी अलग-अलग प्लेस पर जो है बैठे हैं और अपना मतलब अपनी-अपनी मम्मी का या पापा का मोबाइल ले लिया और उसको स्क्रॉल कर रहे हैं। लेकिन वो आपस में एक्टिव प्ले नहीं कर रहे हैं, मतलब खेल नहीं रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जैसे आपने बताई कहीं न कहीं ये जो है हमारे स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रीज़न बनती जा रही है और जैसा आपने बोला कि मोबाइल जो है हमें कंट्रोल कर रहा है। वो वायरलेस हो गया है लेकिन हम उससे बंध गए हैं। यस। सर जैसे अभी आपने स्ट्रेस के बारे में इतना कुछ बताया है तो होम्योपैथी का में जैसे कोई केस ऐसे आप शेयर कर सकते हैं जिससे लोगों को पता चले कि होम्योपैथी किस तरह से काम करती है और किस लेवल पर जाकर जो है वर्क करती है, खासकर स्ट्रेस पर। एक्चुअली हर केस स्ट्रेस ही है, हर केस। यानी यस। होम्योपैथ के पास जो केस आती है वो स्ट्रेस से रिलेटेड ही होती है। मैं आपको एक केस बताता हूँ। मेरे पास एक मरीज आया था और वो कहने लगा कि डॉक्टर साहब आजकल है ना मेरा सर दर्द बहुत होता है और स्पेशली ये नेक पेन ज़्यादा होता है और यहाँ से सर दर्द चालू होता है। तो मैंने पूछा तेरे घर में कितने सदस्य हैं? तो उसने कहा कि मेरी माँ है, मेरी बीवी और हाल ही शादी हो गई है तो बच्चे वगैरह नहीं है। लेकिन वो इंटीरियर डिज़ाइनर है। तो आजकल क्या होता है ना कि उतने काम मुझे नहीं मिल रहे हैं और उसका स्ट्रेस है। वो हमेशा उस स्ट्रेस के कारण घर में ही रह रहा है। बाहर जाके उठ के उसको काम करना है, वन टू वन मीटिंग करनी है, लोगों को मिलना है, वहाँ से काम लाना है, ये नहीं हो रहा है। वो मोटिवेशन ही नहीं मिल रहा है डॉक्टर साहब। तो मैंने पूछा उसको इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, अदरवाइज़ ये हो नहीं सकता है। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब एक्चुअल कारण ऐसा है कि उसका एक भाई है, वो अलग रहता है और वो उसकी बीवी और उसका एक छोटा बच्चा। तो वो लोग यहाँ उसके छोटे बच्चे को छोड़ते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होता है कि हमें जो प्राइवेसी चाहिए वो मिलती नहीं है और जो प्राइवेसी नहीं मिलती तो मेरी बीवी चिढ़ने लगती है। वो बोलती है ये क्या चालू है यार, सुबह से बच्चा आता है, रात तक रहता है, फिर उसके डैडी उसको लेके जाते हैं, हमारी कुछ लाइफ है कि नहीं। तो इसकी वजह से ये जो घर का स्ट्रेस है ना वो बहुत होता है, क्योंकि मेरी माँ है ना उस बच्चे से बहुत कनेक्टेड है, बहुत जुड़ाव है। तो ये माँ को समझता नहीं है कि भाई अगर तुझे इतना ही जुड़ाव है तो उसके घर पे जाके रहना, क्योंकि हार्डली एक 5-6 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, लेकिन उसको वहां नहीं जाना है और इसको यहाँ ही रह के मेरी बीवी को तंग करना है, मुझे तंग करना है। अगर मैंने माँ को कुछ गलती से भी कह दिया तो फिर माँ रोने लगती है, सबको फ़ोन करके बताती रहती है कि इसने मुझसे ऐसे किया, वैसे किया, वो स्ट्रेस सब आने लगता है। तो मैंने पूछा ठीक है, तो फिर तू माँ से कुछ कहता है कि नहीं? तो उसने कहा मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि माँ को कुछ कहूँगा तो बुरा लग जाएगा और भाई से मैं कुछ कह नहीं पाता। तो मैंने उसको एक रेमेडी दी, उसके बाद उसकी जो ये तबीयत है वो कंप्लीटली ठीक हो गई। अब इसको जो मैंने पहली रेमेडी दी थी वो ब्लैक इक्विनम दी थी, तब वो ठीक हो गया था। बाद में वापस जब आया तब उसने कहा कि डॉक्टर साहब अभी क्या है कि मैं अगर काम नहीं करूँगा, मैं अभी जाने लगा हूँ काम पे और अगर काम नहीं मिला तो फिर मेरे घर के सब भूखे रह जाएंगे और ये जो मुझे बार-बार मैं बीमार पड़ रहा हूँ, क्योंकि स्ट्रेस से आदमी बार-बार बीमार होता है क्योंकि उसकी इम्यूनिटी कम होती है। तो ये जो बार-बार मैं बीमार पड़ता हूँ,
तो उसकी वजह से क्या होता है ना कि मुझे हमेशा एक सिक फीलिंग होती है और ऐसे लगता है कि मुझे कुछ बड़ा डिजीज तो नहीं हुआ। मैं काम ही नहीं करूँगा डॉक्टर साहब, सिर्फ इसके ऊपर सोचते बैठेगा और लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मेरी बीवी मुझसे कुछ कहती है, उसके घर वाले कुछ कहते होंगे, ये सब मुझे लगते रहता है, यहाँ चोट लगती रहती है और काम न करने की वजह से फिर ये सब भूखे मर जाएंगे, ये मुझे फियर है। उस आदमी को फिर मैंने कैलकेरिया सिलिकाटा दिया और फिर उसके बाद उसकी जो तबीयत थी वो आज तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है और स्ट्रेस मुक्त है। एक दूसरी केस बताता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफ यू हैव टाइम। ओके। यस यस। एक मरीज थी, तो उसको हमेशा है ना बहुत एंजाइटी रहती थी, क्या करूँ क्या नहीं, क्या करूँ क्या नहीं। तो मैंने उससे पूछा, ये जो एंजाइटी होती है, पाल्पिटेशन होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो स्ट्रेस होगा, अदरवाइज आपको ये नहीं होगी। तो उसने कहा कि डॉक्टर साहब एक्चुअली ऐसा है कि मेरी जो बच्ची है वो बाहर गांव जाना चाहते थे ना, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहती थी। तो वो अभी इसके डैडी गुजर चुके हैं, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको बाहर भेजना है। लेकिन मेरी जो सास ससुर है और ननंद है वो इसके खिलाफ है। उनका कहना है कि इसकी शादी करा दो, फिर ये इसके पति की परमिशन लेके बाहर जाएगी और वहां फिर वो कुछ उसका एजुकेशन है वो कंप्लीट करेगी। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि उनको क्या डर है, लड़की है तो प्रॉब्लम आ यस सकता है। अब मैं जिंदगी भर मेरे सास ससुर के आज्ञा में रही हूँ, मैं उनके खिलाफ कभी नहीं गई, एक शब्द उनके खिलाफ कभी मैंने उनको बोला नहीं है। मेरे मेरे हस्बैंड भी बोलते थे कि जो कुछ तुझे डिसीजन लेना है वो सास ससुर को पूछ के और स्पेशली ननद को पूछ के लेना। तो मैं उनके आज्ञा के खिलाफ कभी नहीं गई। लेकिन अब वो नहीं है, उनकी भी इच्छा थी कि मेरी बेटी बाहर गाँव। लेकिन अब प्रॉब्लम ऐसी हो गई कि जब से ये बच्ची बाहर गाँव गई, उसी दिन से मेरी सास ससुर मुझसे अलग रहने लगे, यानी उन्होंने वो घर ही छोड़ दिया और बाजू के बिल्डिंग में रहने लगे। और मेरी जो ननंद है और मेरे जो ब्रदर इन लॉ है वो सब मुझसे टूट गए। लेकिन मैं आज भी मेरी सास ससुर को मिलने के लिए जाती हूँ। वो मुंह फेर देते हैं लेकिन मैं बुरा नहीं मानती हूँ। मैं जाती हूँ वहाँ, आधा एक घंटा बैठती हूँ और फिर वहां से चली आती हूँ। लेकिन अब वो लोग मेरे बेटी के बारे में कुछ नहीं बोलते। मेरा एक बेटा है, कृपा ये बीच में रुक गया। हो गया था। यस, थोड़ा रिपीट करना है। तो ये जो सास ससुर है वो अब मेरे बेटी के बारे में कभी कुछ पूछते नहीं है। मेरे बेटे के बारे में पूछते रहते हैं, वो कैसा है, वो आता नहीं है वो आता नहीं है मुझसे मिलने। अभी प्रॉब्लम ऐसा है कि मैं मेरे बेटी को कहता हूँ बाबा तू उनको मिलने को जा, लेकिन बेटा वो थोड़ा लेट उठता है और फिर बाद में बोलता है कि अभी दोपहर हो गई, अभी वो सोए होंगे तो मैं क्यों मिलने जाऊँ। तो वो उनसे मिलने जाता नहीं है। लेकिन जब मैं वहां जाती हूँ ये टोकने लगते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ये जो पोता है उनका, यानी मेरा बेटा है, ये उसको अलग कर रही है हमसे। अब मैं क्यों अलग करूं? जब आपका बेटा बाहर गाँव नौकरी करता था, हफ्ते में एक बार ही आता था, लेकिन पूरे घर को मैं एक साथ रखी थी, कभी आपके आज्ञा के बाहर नहीं गई। तो आज मैं आपके पोते को क्यों अलग रख सकती हूँ, क्यों जुदा कर सकती हूँ? ऐसे हो नहीं सकता। लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। और वो लोग जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी सैक्रिफाइस की, हर कदम पे मैंने उनकी मदद की, फिर वो कोई भी हो, आज मुझसे रूठे हैं। तो ये महिला को भी मैंने लैक इक्विनम दिया था और उसके बाद इसका जो स्ट्रेस है वो कम्प्लीटली चला गया। और ये जो धक-धक होती थी, एंग्ज़ायटी होती थी, वो मुँह फेर लेते थे, वो सब वो कम्प्लीटली अभी वो अनअफेक्टेड रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, चलता है, होता है ज़िंदगी में। तो दीज़ आर 2 केसेस ऑफ लैक इक्विनम, प्लस उसको बाद में कैलकेरिया सिलिकाटा फर्स्ट पेशेंट को दिया था। सर मतलब दोनों केसेस से ये चीज समझ में आई ना कि आईपीआर का जो रिएक्शन है वो चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। मतलब फैमिली तो वही है, मदर भी वही है, सास ससुर भी वही है, लेकिन जो पेशेंट का रिएक्शन है, वो सिचुएशन को देखने का जो नजरिया है वो बदल गया और साथ में एक इग्नोरेंस आ गया कि ठीक है भाई अब जाने दो, वो तो ऐसे ही है। तो होम्योपैथी इस लेवल पर जाकर काम करती है। मतलब प्रॉब्लम के साथ साथ जो हमारा नजरिया है वहां पर भी चेंज आता है होम्योपैथी से। ये चीज ये दोनों केस में क्लियर है।
राइट, होम्योपैथी आपको बैलेंस करती है। आप मेंटली और फिजिकली होम्योपैथी से फिट रहते हो, क्योंकि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ इमोशंस। हमारा हाइपोथैलेमस कंप्लीटली फिल विथ इमोशंस। ईच सेल्स ऑफ आवर बॉडी इज फुल विथ इमोशंस। इफ वी डिस्टर्ब बाय इमोशंस, तो हमारा वाइटल फोर्स वहाँ डिरेंज हो जाता है। और एक बार वाइटल फोर्स डिरेंज हो गया तो हमारे शरीर में या हमारे दिमाग में एक एक डिजीज आने लगते हैं। तो इमोशनल लेवल पे जाके होम्योपैथी एक्ट होती है। जब तक आप इमोशनली करेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप ठीक नहीं होंगे। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, हमारे महाराष्ट्र में या मेरे ख्याल से पूरे अपने भारत में एक प्रथा है कि किसी के यहाँ कोई गुजर गया तो लोग यस। उससे मिलने जाते हैं। ये प्रथा क्यों है, वो समझने की बात है। क्योंकि वो आदमी हमेशा उस सैडनेस में ना रहे, उस दुख में ना रहे, उस ग्रीफ में ना रहे। अगर उस दुख में रहा तो निगेटिव एनर्जी क्रिएट होगी, इमोशनली वो डिस्टर्ब होगा और वो डिजीज में चला जाएगा। होम्योपैथी एग्जैक्टली वो चीज करती है। जो वो सैड रहता है, डिप्रेशन में रहता है, या उसको कोई लोभ रहता है जिसे हम षड्रिपु कहते हैं कि राग लोभ मद मोह मत्सर, इससे कंप्लीटली वो हमें बैलेंस कर देती है। और फिर हमें कोई भी चीज या कोई भी डिजीज टच नहीं कर सकते। दैट इज द रोल ऑफ होम्योपैथी। इसीलिए स्ट्रेस में सबसे बेहतरीन दवा कोई होगी वो होम्योपैथी है। होम्योपैथी है। यस सर। सर लास्ट में कुछ ऐसे सिंपल टिप्स या सजेशंस जो आप देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि किस तरह से वो स्ट्रेस के साथ अपनी डे टू डे लाइफ में डील कर सकते हैं। बेसिकली स्ट्रेस की वजह से एक तो हम फोकस नहीं कर पाते, हम वर्क काम नहीं करते। दूसरी बात है, हमें कुछ गंदी आदतें लग जाती है, यानी टोबैको का सेवन करते हैं या ड्रग्स का या अल्कोहल का सेवन करते हैं। हम कुछ ऐसी चीज़ें खाने लगते हैं जो हमारे बॉडी के लिए अच्छी नहीं होती। तो बेस्ट क्या है, आपको पहले ये सब चीज़ों को टालना है। यानी बाहर का कुछ खाना नहीं है, अनहेल्दी फूड नहीं लेना है, आपको हेल्दी बैलेंस डाइट लेना है और वो भी प्रॉपर टाइम पे लेना है। सेकंड बात है, आपको रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी है। लाइक आपको जो जिम जा रहे हैं तो जिम आपको करना है, वॉक लेना है, 1 घंटा रोज वॉक लेना ही है। आपको योगा करना है, मेडिटेशन करना है। इसमें से जो कुछ आपको अच्छा लगे वो कम से कम 1 घंटा आपको करना है। वैसे ही आप पॉजिटिव थॉट्स की किताबें पढ़े या कुछ पॉजिटिव थॉट्स जहाँ से आपको मिलते हैं, जो आपको माइंड को रिलैक्स करते हैं, शांत करते हैं, और ज़िंदगी में कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको दूसरों के साथ रिलेशंस डेवलप करने, ऐसी चीज़ें आपको सीखने की बहुत आवश्यकता होती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कहता हूँ, क्योंकि मैं इसमें बहुत बिलीव करता हूँ, इसलिए आपको बताता हूँ। अगर आप भगवान को मानते हो, अगर आपका कोई सदगुरु है, तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब आप हरि बोलते हो, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको चिंता है क्योंकि आप हरि पे भरोसा रखते नहीं हो। वो देखने वाला है, उसके ऊपर सब छोड़ दो होता है। ऐसी जब आप में विश्वास पैदा होगी, तब आपको कोई स्ट्रेस छू नहीं सकती। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा टॉपिक स्ट्रेस और होम्योपैथी के ऊपर, और सर ने बहुत ही अच्छे से, बहुत गहराई से एक एक चीज को आपको समझाया, और कुछ उन्होंने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए वो भी जो है उन्होंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि कैसे होम्योपैथी जो है आपकी हेल्प कर सकती है और किस तरह से हमें अपने लाइफ स्टाइल में क्या चेंजेस करना चाहिए, कहाँ पर हमें काम करना चाहिए, ये भी जो है हमें सर ने बताया। तो ओवरऑल ये है कि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में है, मतलब कहीं ना कहीं हर कोई जो है स्ट्रेस सफर कर रहा है, लेकिन हम उस स्ट्रेस को किस तरह से डील करते हैं, उसे लेकर हमारा नजरिया क्या है, क्या हम उसे पकड़ कर रखते हैं, जो भी चीजें, जो भी घटनाएं हमारे साथ हो रही हैं, क्या हम उसे पकड़ कर रखते हैं या उसे लेट गो करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें जो भी हमारा स्ट्रेस है उसको लेकर के कम्युनिकेशन बनाना है, लोगों से कनेक्ट रहना है, सोशली इंटरेक्टिव रहना है, और अपनों के साथ जो है हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि अपने जो है आपको अंदर से स्ट्रेंथ देते हैं। और होम्योपैथी तो है ही, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप किसी भी अच्छे होम्योपैथ से जाकर कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको जो भी बेस्ट सुटेबल मेडिसिन होंगे आपकी प्रॉब्लम के लिए वो देंगे, और आपकी प्रॉब्लम यूं ही हवा हो जाएगी। सो हम सर को धन्यवाद देते हैं।
सर बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं कि आपने हमें समय दिया और हमारे व्यूअर्स को इतने अच्छे से आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की आसान शब्दों में। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच शिल्पा, आप बहुत अच्छा काम कर रही है, क्योंकि सोशल मीडिया थ्रू होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार होना बहुत ही आज की ज़रूरत है। यस। क्योंकि आज जो पैथोलॉजिकल डिजीज़ देख रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ होम्योपैथी से हो सकता है, ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जो जी। काम कर रही है, भगवान करे आपको बहुत इसमें यश प्राप्त हो और आप बहुत सारे लोगों को इस होम्योपैथी से मदद कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में एक नए होम्योपैथिक एक्सपर्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और स्ट्रेस फ्री रहिए। थैंक यू।